नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने 30 दिनों का चैलेंज लिया था कि हम 30 दिनों में इस रिच डैड पुअर डैड बुक को खत्म करेंगे पढ़ के और हम इसे जो भी समझेंगे रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो आज है हमारा चौथा दिन और अब तक हम पिछले 3 दिनों से क्या क्या सीखे हैं अभी मैं आपको छोटा सा 1 मिनट में पूरी सार समझा देता हूँ। तो पहले दिन हमने रिच डैड पुअर डैड के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में समझा था कि वो किस तरह उनके माता पिताओं का ये सब विचार था। एक रिच डैड, उनके अमीर पिताजी और गरीब पिताजी दोनों के विचारों में क्या क्या अंतर थे, मतलब उनके धरती आसमान का अंतर था वो बताते हैं। और वो अपनी शिक्षा के बारे में बताते हैं और वो कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं वो सब कुछ बताते हैं। और फिर दूसरे दिन हम सीखे थे कि जब वो अपने पिता के साथ किसी कहीं जाते हैं या फिर अपने पिता से कोई सवाल पूछते हैं तो उसके गरीब पिता कैसे जवाब देते हैं और वही अमीर पिता कैसे जवाब देते हैं, उनके जवाबों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। और तीसरे दिन हमने पूरे बुक से 10 महत्वपूर्ण बातें सीखे थे जो कि इस पूरे बुक से निकाली गई थी, मेन महत्वपूर्ण बातें कि हम इस बुक से क्या क्या सीखेंगे। तो मुझे लगा वो आपके लिए जरूरी है, तो तीसरे दिन पर हमने वो दे दिया। और आज चौथा दिन है, हम आज के दिन देखेंगे पहला अध्याय हमने इसका पढ़ पाया था। इसमें कुल 5 अध्याय हैं, सबक हैं। इसमें हम पहले तो इनकी स्टोरी सुनते हैं और इनकी स्टोरी बताने के बाद ये हमें बताते हैं कि हमारे अमीर पिता जो कि मुझे 30 साल तक ट्रेन करते रहे, मुझे 30 साल तक सिखाते रहे और 30 साल में हमने जो भी सीखा उनके द्वारा उसे मैं आपको उसमें से 30 साल में से 6 महत्वपूर्ण सबक को बताऊंगा, 6 महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा। जिसमें से हम पहले बात को देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, पहला फिर दूसरा तीसरा ऐसे हम चलते चलेंगे। तो चलिए हम पहली बातें देखते हैं बिना समय को गवाते हुए। बने रहिएगा। आई नो कि एजुकेशन वीडियो थोड़ा बोरिंग होते हैं ये, लेकिन ऐसा एजुकेशन है जो आपको रियल लाइफ में और लाइफ टाइम काम आएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबक 1 है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हमने पिछले दिन भी ये पढ़ा है, इनसे सुना है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि वो पैसे से अपना काम करवाते हैं। लेकिन कैसे? तो ये जो सबक है इसमें हमें सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, आज इसको हम कंप्लीट करके उठते हैं। ओके डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, यानी रॉबर्ट कियोसाकी जो इस बुक के लेखक हैं और इसके जो भी इनका कैरेक्टर है वो एक अमीर पिता गरीब पिता, हमने आपको पूरा स्टोरी बता दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बता नहीं पा रहा, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? ये अभी किसे पूछ रहे हैं? अपने सगे पिता से, अपने गरीब डैडी से पूछ रहे हैं, डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? वह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। मतलब जो पढ़े लिखे डैडी थे ये सुनते ही वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इनकी जो उस टाइम पर उम्र थी 9 वर्ष के थे ये, और 9 वर्ष में ये अमीरों की वजह, भाई इतना अमीर बनने का इनका इच्छा होने लगा। और हम लोग 9 साल की उम्र में क्लास 3 में पढ़ते थे और तीसरी क्लास में हम लोग क्या करते थे आप जानते ही हैं। बस सुनते ही अखबार नीचे रख दिए, बेटे तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? अब ये उनसे क्वेश्चन कर दिए, तुम अमीर ठीक है अच्छी बात है, लेकिन तुम क्यों बनना चाहते हो? रीजन पहले मुझे बताओ। क्योंकि आज जिम्मी की मम्मी, फिर ये बताते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, क्योंकि आज जिम्मी की मम्मी अपने नए कैडिलक कार में आई और वो लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तल वाले घर पर चले गए। जिम्मी अपने साथ अपने दोस्तों को ले गया परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे कहा हम गरीब हैं इसलिए नहीं ले गया, क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे, मतलब हमें इसलिए नहीं ले गया क्योंकि हम गरीब थे, इसलिए मुझे अमीर बनना है। उसने ऐसा कहा। अब इसके डैडी कहते हैं उसने ऐसा कहा। डैडी ने अविश्वास से पूछा, उसने ऐसा कहा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही, मैंने दर्द भरी आवाज में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया, ऐसे नाक से चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा था और वो पढ़ रहे थे। ये जो बताया जा रहा है ये सिचुएशन के हिसाब से है, तो आप इसे अपने माइंड में सोचते भी रहिएगा। मैं जैसे जैसे बोलूंगा आप दिमाग में इमेज बनाते रहिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। चश्मा ऊपर करके अखबार पढ़ने लगे। यह सन 1956 की बात है, ये बात 1956 की है। तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। मतलब मेरी यह किस्मत थी, मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया था कि मैं उसी स्कूल में पढ़ने जाता था जहां अमीरों के बच्चे पढ़ने जाते थे। यानी कि जो जिम्मी था, जिम्मी भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। ये जहाँ रहते थे वहाँ शुगर प्लांटेशन, शुगर मिल था, कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को पहली 6ठी क्लास से ही इसी स्कूल में भेजते थे। मतलब जो अमीर थे, बिजनेसमैन, अकाउंटेंट, चार्टेड, ये सब कुछ उस स्कूल में अपने बच्चों को पहले से ही भेजा करते थे, स्टार्टिंग से ही। बैंकर्स के बच्चे पहली 6ठी क्लास में भेजते थे। 6ठी क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता। मतलब ऐसा था कि इस साइड रहने वाले दूसरे स्कूल में जाते थे और इस साइड रहने वाले दूसरे स्कूल में जाते थे। ये एक साइड के गरीब थे, एक साइड के अमीर था। तो ये बोलते हैं कि अगर मैं इस साइड ना होकर इस साइड रहा होता तो शायद ये स्कूल मेरे लिए नसीब की बात भी नहीं होती और मैं कहीं और ही स्कूल में जाता रहा होता। मुझे अगर ठीक है, मुझे अलग तरह से स्कूल में भेजा जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैं भी पब्लिक, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। मतलब ये थोड़े गरीब थे।
उतने उनके इतना अमीर नहीं थे जो शुगर मिल में काम करने वाले अमीरों के अमीर थे उनके पिताजी। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, रख दिया। मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे हैं। उन्होंने धीमे से शुरुआत की, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना होगा। मतलब ये आप बता रहे हैं, बोल रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी से इनके पिता अखबार को नीचे रख के कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसे को बनाना सीखना होगा। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? भाई, जिस बंदे के अंदर अमीर बनने की इच्छा है उसके अंदर फिर लाखों हजारों क्यूरियोसिटी जग जाती हैं, हजारों क्वेश्चंस आ जाते हैं। कोई पूछ दिए तुरंत उनके आंसर देने से पहले ही। मैंने पूछा, पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग का इस्तेमाल से। उसके पिता बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम अपने दिमाग के इस्तेमाल से। उन्होंने मुस्कुराते हुए ये कहा था, जिसका असली मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि मैं इसका जवाब नहीं जानता, तुम इसका जवाब खुद ढूंढो कि तुम अमीर कैसे बन सकते हो। मुझे तंग मत करो। अब इनके पिता कहते हैं, मुझे तंग मत करो, तुम खुद ढूंढ लोगे तुम कैसे अमीर बनोगे। एक साझेदारी हुई। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई। जहां तक मुझे याद है कि स्कूल में मैं और माइक दो ही गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी तरह था, क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से इसी स्कूल में था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे में स्कूलों की सरहदें तय कर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल कप्स, नई साइकिलें और हर चीज नई होती थी, हमारे पास नहीं होती थी। मम्मी और डैडी ने हमें जरूरत की भी चीजें दी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीजें चाहिए थी, लेकिन 9 साल का बच्चा आखिर क्या ही काम कर सकता था। माइक ने पूछा, तो पैसे कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरा पार्टनर बनना चाहोगे? वह राजी हो गया और वह शनिवार की सुबह माइक मेरा बिजनेसमैन का पार्टनर बन गया। अब हमारा एक पार्टनर तो था, लेकिन हमारे पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं था। हम दोनों की पूरी सोच एक तरह मिल रही थी कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार उन पर बेफिक्र बच्चों के बारे में बातें करते रहे जो जिम्मी के समुद्र तट वाले घर के मजे ले रहे होंगे। कभी कभी हम उनके बारे में सोच लेते कि वे अभी समुद्र तट पर कैसे मजे कर रहे होंगे। जिम्मी के दोस्त और जिम्मी मुझे नहीं ले गए, मजे कर रहे होंगे। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी दिल पर, परंतु यह चोट अच्छी थी क्योंकि इससे हमें सोचने के लिए और ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा था। दिमाग बिजली से कौल रही थी। यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। इनको एक विचार आया कि पैसे ऐसे बनाया जाए। रोमांचित होकर हमने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के बाद अब हमारे पास एक बिजनेस भी था। बस जरूरत था इसे करने का। अगले कुछ हफ्तों तक हमने माइक के आसपास वाले इलाके में दौड़ भाग करते रहे। हम दरवाजों पर दस्तक देते रहे और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए गए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें। हैरत में हमें देखते हुए ज्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट ट्यूब क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको यह नहीं बता सकते, यह एक बिजनेस सीक्रेट है। भाई मानना होगा यार। सप्ताह गुजरते गए और मेरी माँ बहुत दुखी हुई। हमने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक बगल में थी और ये सब कचरा देख उनकी माँ दुखी हुआ करती थी, गुस्सा होती थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या तो मैं इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने उनसे हाथ पैर जोड़े और उनसे यह बताया कि जल्द ही हमारा कच्चा माल पर्याप्त हो जाएगा और हम फिर अपना उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपने टूथपेस्ट ट्यूब खत्म कर ले। माँ ने हमें 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू होने की तारीख अब आ गई थी। मतलब अब ये अपनी माँ से रिक्वेस्ट की है कि हमें 1 हफ्ते का मौका दे दिया और इनकी माँ ने 1 हफ्ते का मौका दे दिया। अब बस जल्दी अब क्या करते थे, पड़ोसियों के पास जाकर बोलते थे कि कंपनी का दावा है कि आपको दिन में 2 से 3 बार ब्रश करना चाहिए ताकि आपके दांत अच्छे मजबूत रहें और साफ दिखें। ऐसा जाके वो अपने बिजनेस को जल्दी उनसे टूथपेस्ट ट्यूब को लेने के लिए जल्दी ऐसा बोलते थे। तो हमें ये सीख मिलता है कि किस तरह एक 9 साल के बच्चे में बिजनेस करने का ऐसा रूप दौड़ रहा था। इसीलिए आज वो दुनिया के टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं रॉबर्ट कियोसाकी। पड़ोसियों के टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने को कहे। वह पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट ट्यूब जल्दी खत्म करने के लिए कहे और साथ में यह जोड़ दिया कि दांत के डॉक्टरों का यह कहना है कि टूथपेस्ट ब्रश जल्दी दिन में 2-3 बार करना चाहिए। मैंने उत्पादन की प्रक्रिया में ठीक से जुट गया।
एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च पर आए और उसने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उनके डैडी यह सब देख बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने वहां 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटे हुए देखा। हर जगह बारीक सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे छोटे कार्नर थे और हमारे परिवार की हिफाजी ग्रिल लाल दहकते कोयलों के साथ अधिकतम गर्मी पर जल रही थी। डैडी सावधानी से चलकर हमारे पास आए। चूंकि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया ने पोर्च को पूरा कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्होंने कार को बाहर ही खड़ी कर दी और वे उनके दोस्त के पास आए तो उन्होंने कोयले के ऊपर रखा एक सटी स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट ट्यूब पिघल रहा था। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब में नहीं आता। पहले के जो टूथपेस्ट ट्यूब होते थे वे प्लास्टिक के नहीं होते थे, वे शायद शीशे या फिर कुछ के होते थे, बट प्लास्टिक के नहीं होते थे। ऐसा जब मैं पहली बार पढ़ा तो मुझे भी लगा यार प्लास्टिक को पिघलाकर कौन सा पैसा बनता है, लेकिन उस टाइम पर प्लास्टिक के नहीं आते थे। दूध कार्टन पेरिस में दूध के इन कार्टनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफेद पाउडर प्लास्टर का ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसी बैग को गिरा दिया और पूरी जमीन ऐसी लग रही थी जैसे वहां अभी अभी बर्फ की तूफान आ गया हो। दूध के कार्टन बाहरी बक्से थे जिसके भीतर प्लास्टिक और पेरिस के सांचे थे। मेरी डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस के ट्यूब के ऊपर छोटे छेद में डालते रहे। संभलकर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सर उठाए हाँ में भरी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हुआ तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था। हम अमीर बनने जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ। माइक ने सिर हिलाते हुए कहा और मुस्कुराते हुए, हम दोनों पार्टनर हैं। ये दोनों बिजनेस पार्टनर, ऐसा माइक कहता है कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं और हम बिजनेसमैन जल्दी ही बनने जा रहे हैं। हम पैसे को बना रहे हैं, हम अमीर बनने वाले हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा इसमें एक बहुत अच्छी चीज है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका जिसे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर गिर गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तो तुम लोग जस्ते के सिक्के ढाल रहे हो? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था। हम पैसा बना रहे हैं। मेरे डैडी के दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट ट्यूब के बक्से के साथ सफेद धूल में लिपटे हुए हम दोनों बच्चे खड़े थे जो इन कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठें। मुस्कुराते हुए हमें जालसाजी शब्द का मतलब समझाया और उन्होंने मुस्कुराते हुए हमें स्कैम के बारे में बताया, जालसाजी और कानूनी के बारे में बताया, गैर कानूनी कामों के बारे में बताया। हमारे सपने धाराशायी हो गए जब उन्होंने ऐसा बताया कि ये जो पैसे तुम ढाल रहे हो ये गैर कानूनी है। तो हमारे सभी सपने धाराशायी हो गए। तो आपका मतलब है कि यह गैर कानूनी है? माइक ने कांपती हुई आवाज में कहा। छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि बच्चे अपनी जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हों। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हाँ, यह गैर कानूनी है, डैडी ने नरमी आवाज में कहा, परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि तुम बहुत ज्यादा रचनात्मकता और मौलिक विचार हो, कि तुम्हारे अंदर रचनात्मकता और मौलिक विचार है। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा आटला साफ करना शुरू किया। जो भी हमने फैलाया था पूरा साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिम्मी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं, हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने यह कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तब कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुमने कुछ किया है। ज्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं फिर बार यही कहूंगा, आगे बढ़ते चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे लगते थे, परंतु हमें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए।
ऐसा ही होता है, मोटिवेशन बातें भी ऐसी होती हैं। हम मोटिवेट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारे पास आइडिया नहीं होता कि हम क्या करें। ठीक है भाई, हम मोटिवेट हैं करने को, बट क्या करें यही नहीं पता होता। जब मैंने यह कहा तब डैडी बस जाने ही वाले, सॉरी, माइक और मैं खामोश रहे। यह शब्द सुनते में अच्छे लगते थे, परंतु यह पता था कि हमें क्या करना चाहिए, हमें नहीं पता था। तो ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा, डैडी से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप अमीर नहीं हैं? क्योंकि मैंने एक स्कूल के टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं पलटे और अपनी सफाई अभियान में जुट गए। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं सच बताऊं तो मैं अमीर बनने के बारे में नहीं जानता कैसे बना जाए। फिर ये दोनों अपने काम में लग गए, उसी को साफ करने में लग गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यह सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाए तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी भरी आवाज में कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया, तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है, और वह तुम्हारे डैडी का बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार बताया है कि पैसा बनाने के लिए तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। मेरे डैडी? माइक ने यह एक बार फिर से पूछा। फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? माइक पूछता है रॉबर्ट कियोसाकी के पिता से। शानदार कार और आलीशान बंगले के होने का यह मतलब नहीं कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं या पैसे बनाने की कला जानते हैं, डैडी ने जवाब दिया। जिम्मी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उन्होंने और जिम्मी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उसमें और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं एक सरकार के लिए काम करता हूँ। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय शक्कर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिम्मी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग है माइक, ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाज है कि वह कुछ ही सालों में बहुत अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। नए उत्साह से हमने पूरा साफ किया और अपने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू किया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे हम माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयर हाउस, कंस्ट्रक्शन व कंपनी, स्पोर्ट्स की श्रृंखला और 3 रेस्तरां थे। रेस्तरां का कारण ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाता था। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वह अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वह कितनी भी देर से क्यों न लौट कर आए। उनसे पूछने वाला था कि वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हुए। नए उत्साह के साथ हमने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू किया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली थी कि कब और कैसे माइक के पिता के पास मिलना है। माइक अपनी बस पकड़कर घर चला गया और इनके बीच ये बातें हुई कि माइक, तुम्हारे पिता जब भी बाहर से लौट कर आए तो कितनी भी रात को तुम उनसे पूछ कर मुझे बताना। रात को फोन 8:30 बजे आया। ओके, अगले शनिवार, मैंने कहा और फोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ लिया और सबक शुरू हुए। मैंने तो 1 घंटे में 10 सेंट दा। अब देखो, ये माइक अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, मेरा एक दोस्त है जो कि अमीर बनना चाहता है और आपसे मिलना चाहता है, तो क्या मिलना चाहेंगे? उसके पिता बोल देते हैं, ठीक है भाई, चलो मैं मिल लूंगा सुबह के 7 बजे या फिर सुबह के टाइम में मैं मिल लूंगा। तो ऐसा होता है कि फिर वो जो माइक होता है, जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं, वह उसके माइक के पिता के पास पहुंच जाते हैं और फिर इनके बीच वार्तालाप शुरू हो जाता है। तुम काम करना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। 1956 की तनख्वाह के हिसाब से भी 10 सेंट प्रति घंटे का वेतन कम ही था। 10 सेंट यानी कि आप 10 पैसे समझ सकते हो। माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले।
तो दोस्तों अभी हमारा ज्यादा समय हो चुका है, चलिए मिलते हैं अब अगले दिन। हमने आज सीखा कि ये दोनों अपना एक पिता से पहले सवाल पूछता है, लेकिन इसके पिता बोल देते हैं पैसे बनाया जाता है। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं चलो हम बिजनेस बनाते हैं और बिजनेस पार्टनर बनते हैं और ये टूथपेस्ट ट्यूब का बिजनेस खड़ा करते हैं। तो लेकिन ये बिजनेस उसे टूथपेस्ट ट्यूब से पैसे बनाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सब गैर कानूनी वर्क है, उनके पिता बताते हैं और माइक के पिता से सलाह लेने का सजेशन देते हैं। तो ये दोनों फिर माइक के पिता से आते हैं। आज हमने इतना सीखा, मिलते हैं अगले दिन। इन दोनों के बीच रॉबर्ट कियोसाकी और माइक के पिता के बीच क्या क्या बातें होती हैं ये हम सीखेंगे, अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद। अलविदा दे, अलविदा डे, अलविदा डे 3, वेलकम डे 4, अलविदा डे 4, वेलकम डे 5।